ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी अमरोहा की, जहां इलाके के विवाद को लेकर बाहर से आए दबंग किन्नरों पर 50 साल पुराने किन्नर अबरार के घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप है। इसके साथ ही बात होगी सुल्तानपुर की, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एसपी चारू निगम ने सुरक्षा, यातायात और सोशल मीडिया निगरानी को लेकर निर्देश दिए। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सुल्तानपुर में आगामी श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा मार्गों पर पेयजल, सुचारू यातायात व्यवस्था और ढाबों, भोजनालयों में स्वच्छता, निर्धारित वेट लिस्ट का पालन कराया जा रहा है। प्रमुख शिवालय, घाटों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। चोरी, चेन स्नैचिंग और अन्य घटनाओं पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें सक्रिय रहेंगी। सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और अफवाह या भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने श्रद्धालुओं से यातायात नियमों का पालन करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। कांवड़ यात्रा को लेकर ये सावन मास हमारा 30 जुलाई से प्रारंभ होगा। उसमें विशेष तिथियां रहती हैं, जैसे सोमवार की सोमवार जो है मुख्य श्रद्धालु दर्शन करते हैं और कांवड़ जगह जगह से भिन्न स्थानों से जल लेकर कहीं उनके जहाँ पे उनको दान करना है, इस तरीके से जो तैयारियां उनको हमने 3 से 4 भागों में बांट रखा है। जैसे रूट्स की तैयारियां, घाट पे क्या तैयारियां रहेंगी और जो हमारे मुख्य शिवालय, शिव मंदिर है, उन सब में किस तरीके की व्यवस्था रहेगी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इत्यादि में हमके क्या व्यवस्थाएं करनी है। जैसे रूट्स पे जब भी कांवड़ में हमारे श्रद्धालु जब कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने का अलग अलग टेम्परामेंट होता है, किस समय ज्यादा भीड़ होती है, किस समय कम भीड़ होती है, तो पुरानी जो ड्यूटीज हैं उनको देखकर और जो सर्वे है उसको करके वर्तमान में भी सभी थाना क्षेत्रों को, सभी सीओज को अपने अपने एसडीएम्स के साथ इसमें मीटिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है कि उनके यहाँ कितने शिवालय हैं, कब कब किस किस तिथि पे उनके यहाँ मेले लगते हैं। जो पुरानी ड्यूटीज हैं उनको निकाल कर मेलों को और अच्छी तरीके से कराने के लिए रूट्स की व्यवस्था, जिसमें कि आपका भोजन, पानी, ट्रैफिक व्यवस्था, ये तीनों चारों चीजें देखनी आवश्यक है, वो देखी जाती है। कहीं रोड साइड पर किसी प्रकार से कोई ऐसे तार, बिजली, ये सब चीजें ना हो जिससे कोई एक्सीडेंट जैसी घटना हो। इसके लिए ऑनरेबल सीएम सर ऑलरेडी एक मीटिंग कर चुके हैं। हमारे यहाँ जोनल लेवल पे और रेंज लेवल पर भी मीटिंग हो चुकी है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग है वो भी लोअर लेवल पे हुई है। इसमें हमारी कंबाइंड प्रशासन की मीटिंग इसमें कल परसों में हो जाएगी। तो जो सभी विभागों को मिलकर तैयारियां करनी है उसका एक सर्वे करके जो छोटी छोटी माइन्यूट प्रिपरेशन जो निर्देश मिले हैं उसके क्रम में किए जाएंगे। जैसे कि शुद्ध पेयजल और पानी का व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था। जैसे रोड साइड होटल और ढाबे हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि खाने के पदार्थों का रेट हो गया, उनकी स्वच्छता हो गई, किस प्रकार से उनका पेमेंट हो गया। कई बार क्यूआर कोड्स थोड़े फॉल्टी भी होते हैं, नाम डिस्प्ले कैसा है, इन छोटी छोटी चीजों को लेकर अगर किसी प्रकार का विवाद न होने पाए तो तैयारियों के लिए सभी को निर्देशित किया गया है और इसको बहुत अच्छे से कराया जाएगा। मुख्य जो घाट और शिवालय है उन पर जिन जिन तिथियों पे और जो विशेष कर सोमवार को ड्यूटीज जो है ज्यादा लगाई जाएंगी और अच्छे से उसमें क्योंकि अब हमारे पास लगभग 350-400 लोगों की संख्या भी बढ़ी है, तो एंटी चेन स्नैचिंग टीम्स और जैसे कुछ वाहन चोरी की घटनाएं पूर्व में घटित हुई है, तो उन सबको भी कंटेन करने के लिए जो एक्सपर्ट टीम्स हैं उनको भी लगाकर प्रयास किया जाएगा कि बेस्ट टू बेस्ट श्रद्धालुओं को सुविधा दी जाए। सोशल मीडिया क्योंकि एक इम्पोर्टेंट एक प्रचार प्रसार का साधन है सभी लोगों के पास, उसमें लोग अच्छी बुरी हर चीज शेयर करते हैं और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो कुछ शरारती तत्व होते हैं पुरानी किसी घटना को लेकर या इस घटना को
दूसरे से जोड़कर, या ऐसे आजकल तो डीप फेक भी इतना हो गया है कि डीप फेक वीडियोस बनाकर लोग भ्रामक सूचनाओं को वायरल करते हैं। उस पर विशेषकर मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। हमने अपने सोशल मीडिया सेल को भी, जैसा डीजी सर के स्तर से लगातार मॉनिटरिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर के बारे में दिया गया है, उनके माध्यम से और अपने भी टेक्निक्स लेकर इनको ट्रेन किया गया है। जैसे ही कोई ऐसी भ्रामक सूचना आती है, उसका अलर्ट आता है, उस पर हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भ्रामक खबर कहीं फैलाकर शांति व्यवस्था न भंग होने पाए। इस पर लगातार सतर्क दृष्टि अभी से रखी गई है और आगे भी रखी जाएगी। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्रवंशी की रिपोर्ट। अमरोहा में 50 साल से अधिक समय से रह रहे किन्नर अबरार और उनके साथियों के साथ बाहर से आए दबंग किन्नरों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि अबरार के बूढ़े होने का फायदा उठाकर उनका इलाका छीनने की कोशिश की जा रही है। अबरार ने बताया कि इससे पहले भी 22 साल पहले उनके इलाज को लेकर कानूनी विवाद हुआ था, जिसमें उनके दस्तावेज सही पाए गए और फैसला उनके पक्ष में आया। अब फिर एक नया गुट अमरोहा पहुंचकर गुंडागर्दी कर रहा है। अबरार पिछले 50 सालों से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के घरों में खुशी के अवसर पर बधाई देने का काम करते आ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के खंड विकास अनाव स्थित ग्राम सभा किठौत में सूखी पड़ी आव गंगा को पक्के नाले के माध्यम से पुनः गंगा जल से जोड़ने का कार्य शुरू किया गया। 15 जुलाई 2026 को आयोजित कार्यक्रम में कोऑपरेटिव सहकारी बैंक के जिला अध्यक्ष अतुल प्रताप सिंह ने शिलापट का अनावरण और उद्घाटन किया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल सहित अन्य अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। अतुल प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार जलस्तर गिरने की समस्या को देखते हुए नालों के माध्यम से तालाबों तक पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है, जिससे किसानों को सिंचाई में सुविधा मिलेगी और भविष्य में पानी की समस्या कम होगी। उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र में 50 बेड के अस्पताल के निर्माण और सिरसागंज से नगला बुधवा तक जर्जर सड़क के पुनर्निर्माण की भी योजना बना रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और सरकारी अधिकारी मौजूद रहे। जी सर, आज आप ग्राम कीठौत में आए, किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज कीठौत में आव गंगा का पानी, गंगा जल कीठौत के तालाब में प्रभावित हुआ है। आज जिला पंचायत के द्वारा एक नाला बना करके उसको यहाँ पर कीठौत के तालाब में लाया गया है। आज उसका उद्घाटन का कार्यक्रम था। पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठा थे। सब लोगों में उत्साह का माहौल है कि क्षेत्र की जल की समस्या जो लगातार दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी, आज हमने सभी गाँव वासियों ने मिलकर के अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का जो काम किया है, उसके लिए आज हम पूरे सभी क्षेत्र को बधाई देने के लिए आए। सर, इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहता हूँ, जहाँ पर ये जो डामरीकरण था एकदम जर्जर और टूट गई है, ये व्यवस्थाएं एक ग्राम सभा के लिए बहुत बड़ी कष्टकारी होगी, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो टूट गई, वो ठीक हो जाएगी, वो तो अपने आप होती रहती है, ठीक हो तो कौन सी खास बात है। इसके साथ साथ सर, आपने गाँव के लिए क्या जो नई योजनाओं के बारे में सोचा है और कैसी कैसी योजनाएं आप लाएंगे इस गाँव के लिए? हम लोग घोषित करके काम नहीं करते, घोषित करने वाले फेल हो जाते हैं और हम जो बिना घोषणा किए काम कर दिए वो कोई नहीं करता। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र के ग्राम बुदाना में बुधवार रात जमीन विवाद और शराब के नशे में एक बड़े बेटे निखिल नेहरा 32 वर्ष ने अपने 52 वर्षीय पिता हरिओम चौधरी की पिस्टल से 4 से 6 गोलियां मारकर निर्मम हत्या कर दी और हथियार सहित फरार हो गया। मृतक हरिओम के पास करीब 75 बीघा कृषि भूमि और दिल्ली मेरठ मार्ग पर एक बड़ी मार्केट सहित 150 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति थी, जिसमें से उन्होंने निखिल को पहले ही 25 बीघा जमीन और दुकानें दे रखी थी। निखिल लगातार वो जमीन अपने नाम ट्रांसफर कराने की जिद कर रहा था, जबकि पिता को डर था कि वो इसे शराब में बर्बाद कर देगा। बुधवार देर रात जब निखिल अत्यधिक शराब पीकर घर लौटा तो पिता द्वारा डांटने पर उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी और एसीपी मोदी नगर भास्कर वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मोदी नगर के बुदाना ग्राम में एक पुत्र द्वारा एक पिता की हत्या कर दी गई है, क्या है सर पूरा मामला? ये अभी रात में करीब 12 बजे घटना प्रकाश में आई है कि ये बुदाना क्षेत्र के मोदी नगर के हरिओम हैं, जिनको जो करीब 55 वर्ष के हैं, उनके पुत्र के द्वारा जो है गोली से, जिसका नाम निखिल है, उनमें करीब 32 वर्ष है, गोली मार दी गई, जिनको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ की मृत्यु हो गई। घटना का कारण क्या रहा है, अब इस बारे में कोई स्पष्ट बात पता नहीं चल पाई।
कितनी गोलियां मारी गई है सर? प्रारंभिक जांच में अभी 4 गोलियां दिख रही हैं। सर इससे पहले भी अभियुक्त जो है अपने छोटे भाई को गोली मार चुका है एक वर्ष पहले, क्या सर ये कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, यहाँ अंदर ही बात हो रही थी कि सन 2018 में संभवतः उसने अपने छोटे भाई को गोली मारी थी, उसका अब रिकॉर्ड दिख पा रहा है। सर घटना के कोई कारण वगैरह कुछ जानकारी मिली? नहीं, अभी कोई बात प्रकाश में नहीं आई। सर अभी तक क्या कोई आपको कोई तहरीर वगैरह परिजनों द्वारा? नहीं, परिजनों से बताया गया है, अभी की घटना ही है, तुरंत ही परिजनों को बताया गया, तहरीर दे रहे हैं, तो उससे आगे कार्रवाई। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। जालौन से सटे औरैया जिले में यमुना नदी पुल से छलांग लगाने वाले डॉक्टर सौरभ वाजपेयी का शव आखिरकार नदी से बरामद कर लिया गया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। आत्मघाती कदम उठाने से पहले डॉक्टर सौरभ ने फेसबुक लाइव कर अपनी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के नाम बताए थे। परिजनों का आरोप है कि वीडियो के नाम सामने आने के बावजूद अभी तक आरोपियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच जारी होने की बात कही है। वहीं परिवार और स्थानीय लोग जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं। राजीव वाजपेयी सौरभ, डॉक्टर सौरभ का चचा हूँ, वो मेरा भतीजा था, यहाँ हॉस्पिटल में जॉब करता था। तो वहाँ पे उस डॉक्टरों से संतुष्ट नहीं था और वो लगातार इसको प्रताड़ित करते रहते थे। एसपी सिंह है, सर्वेश सिंह है, गोपाल सिंह है, गौरव सिंह है। तो ये लगातार घर पे बताता भी रहता था, बहुत परेशान था। और इन लोगों से और हमारे बच्चे का इन लोगों ने वेतन भी नहीं दिया, इससे काफ़ी आहत और शुद्ध था। तो इससे बहुत आहत हुआ। इसने परेशान होकर हम लोगों से कहा भी, हम लोगों ने एसपी सिंह से कहा, हमारे भाई साहब ने, डॉक्टर सौरभ के पिताजी ने, कि इसको आप अपने पास रखिए, तत्काल हम लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा संतुष्ट रहिए, हमारे पास रहेगा, सही रहेगा। लेकिन हम लोग जब यहाँ आए, हम लोगों को डेड बॉडी ही मिली। हालांकि जब से हम आए हैं, यहाँ की जो जितनी पुलिस है उससे हम लोग पूर्णतः संतुष्ट हैं। और जितना भी पुलिस प्रशासन है, अगर हम लोग जिस तरीके से ज़मीन में बैठे हैं वो भी बैठे हैं, हम लोग पानी नहीं पी रहे तो वो नहीं पी रहे हैं, बिल्कुल घर के तरीके से हम लोग साथ व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ की मीडिया पता नहीं फर्जी क्या है, सच्चों का उनका क्या मामला लेन देन है, खिलाफ है, वो उनका नाम खींचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का कोई ऐसा है नहीं, हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और हमारा नया एक अनुभव पुलिस का एक ऐसा बहुत अच्छा है जिसको लेके हम जा रहे हैं। धन्यवाद। स्थानीय हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, उनका पूरा सहयोग हम लोग साथ लगे हुए हैं। तो अभी तक तो हम लोगों ने तहरीर अब देंगे, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जरूर आप तक सूचना पहुंचाएंगे। जब से मैं आया हूं तब से तो पूरा उनका सहयोग रहा है। हमारे एसओ साहब और एडिशनल एसपी साहब जब तक पूरी रात मेरे साथ ही बैठे रहे। जो संभव कोशिश हो सकती थी रात में की गई, वरना सुबह 5 बजे से हम लोग लगे हुए थे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अतुल वाजपेयी है। मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी मोहम्मदी का रहने वाला हूँ। हमारा छोटा भाई डॉक्टर सौरभ वाजपेयी यहीं रामोतौर हॉस्पिटल में जॉब करता था, जो कि आज फेसबुक के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि उसको स्टाफ ने और जो हॉस्पिटल के मालिक हैं उन लोगों ने मारा है और कमरे में बंद किया है। वो अपनी लाइव फेसबुक परमानेंट चला रहा था। उसके बाद वो थाने में उसने जाके भी सूचना दी। वहाँ बाद में हुआ कि स्टाफ ने कह दिया मेरा अपना मामला है, तो वो मामला चला गया। उसके बाद उसने जब उसको कमरे में बंद उसके बाद कर दिया गया, वहाँ से वो निकला। उसके बाद वहाँ यहाँ से नदी से वो कूद गया और फेसबुक में वो कहते हुए कूदा कि हमारा आत्मसम्मान, मेरा स्वाभिमान आहत हुआ है, मैं 250 किलोमीटर दूर रहता हूँ, इसलिए लोगों ने मारा। हमारे मोहम्मदी में होते तो मैं उनका क्या करता? हाँ बताइए, 250 किलोमीटर दूर रहता है, कोई नौकरी करने आता क्या दूर नौकरी करने के लिए ना जाए? कब से यहाँ पर जॉब काफी टाइप से जॉब कर रहा है। वही उनके द्वारा पुलिस विभाग पर भी आरोप लगाया गया कि कार्रवाई नहीं की गई। उसने लाइव वीडियो में कहा, मैं थाने भी गया, मैं क्या लाइव में ऐसा डाल दूं जो योगी आदित्यनाथ तक मेरी बात पहुंच जाए, ताकि जो मुलजिम है उनको सजा मिल सके। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की लापरवाही रही है? बिल्कुल लापरवाही रही। अगर मौके पे जाके उन लोगों को पकड़ा होता, सजा दी होती, तो शायद ये घटना ना होती। तो आप क्या मांग करते हैं? मैं चाहता हूं जो दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, तुरंत मुकदमा लिखा जाए हमारा। और यहाँ पे सर्चिंग टीम अभी SDRF है, NDRF मौजूद नहीं है, सर्चिंग लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो ये सारी बहुत सारी दिक्कतें हैं।
तो इस वजह से बोला है कि रात में रेस्क्यू नहीं हो पाएगा, अब सुबह रेस्क्यू करेंगे। अब बताइए यमुना की धार है, कितनी दूर बॉडी जाएगी? 12 घंटे में बॉडी कहाँ पहुंच जाएगी अगर ऐसी कोई कुछ हुआ हो। जालौन यूपी से सी न्यूज़ संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। मिर्जापुर के अरोरा थाना क्षेत्र में भीषण हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार ट्रक का टायर फटने से ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुस गया, जिससे घर में सो रहे 5 लोग मलबे और ट्रक के नीचे दब गए। पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला, लेकिन हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। ट्रक वाराणसी से सोनभद्र की ओर जा रहा था। घटना अरोरा थाना क्षेत्र के कुदारन चौराहे की है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता खलीक की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। मेजा रोड में नित्यानंद उपाध्याय के नेतृत्व में और नगर पंचायत सिरसा बाजार सहित विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित रथ यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद आकर्षक रूप से सजे रथ पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाएं विराजमान कर यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसीपी ब्रिजेश पाठक, इंस्पेक्टर मेजा सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं कुछ लोगों ने नगर पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी को लेकर अपनी नाराजगी भी जताई। नाराजगी नहीं, मैं उनका बहिष्कार करता हूँ। पक्ष लेते हैं तो हम सत्ता के पक्ष लेना जरूरी है। एक राजा का कार्य क्या होता है, लेकिन वो हमेशा ऊपर नीचे देखते हैं। हम कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो मुस्लिमों के प्रति साथ में है तो सनातन धर्म के प्रति कहना चाहिए उनको। ये हमारा राजनीति भी है और धर्म भी कहता है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्ध सेन की रिपोर्ट। प्रयागराज जिला कचहरी के बाहर बुधवार सुबह अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने टायर जलाकर विरोध जताया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। अधिवक्ताओं का आरोप है कि जॉर्ज टाउन थाना पुलिस ने उनके साथियों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया है। उनका कहना है कि जिला अदालत के अधिवक्ता ओम मिश्रा के मकान पर एक रेस्टोरेंट संचालक ने अवैध कब्जा कर रखा है और किराया, पानी का बिल भी जमा नहीं किया गया। विवाद के बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई थी, जहां रेस्टोरेंट संचालक ने 2 दिन में बकाया किराया देने का आश्वासन दिया था। आरोप है कि इसके बावजूद पुलिस ने मकान मालिक और अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके विरोध में वकील सड़क पर उतर आए। मौके पर पहुंची पुलिस प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर अली की रिपोर्ट। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है। मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर अली विश्वविद्यालय परिसर के कुल 40 भवनों में से केवल 2 भवनों के मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृति पाए गए, जबकि बाकी 38 भवनों के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी से निर्माण अनुमति का रिकॉर्ड नहीं मिला। दस्तावेजों की जांच के बाद रामपुर विकास प्राधिकरण ने इन अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि बिना स्वीकृति मानचित्र या अनुमति के किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ आगे भी कानूनी कार्रवाई जारी। सर, आज जौहर यूनिवर्सिटी को आपने आरटीआई की तरफ से नोटिस दिया गया था, समय पूरा हो चुका है, क्या आगे कार्रवाई क्या है? जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर, टोटल कितने भवन हैं? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं, जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। सर, जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो आरडीए के क्षेत्र में नहीं आती थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है।
इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से आरडीए ने टेक ओवर किया है तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से संबंधित, वो अब आरडीए को करने हैं। इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत न कराने की दशा में ये 38 जो भवन हैं अवैध रूप से निर्मित पाए गए हैं, इस पर आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। तो जो आज आदेश पारित किया, ये कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी सर? देखिए, आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें, और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।